आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सचमुच हमारे वजूद और हमारी पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी नींव है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सिर्फ इतिहास या भूगोल का बोरिंग चैप्टर नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। जब मैं इस चर्चा के लिए रिसर्च कर रहा था तो एक बात बहुत साफ हो गई। मतलब आज हम जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं या जो बढ़िया सी कॉफी पीते हैं या जिन बड़ी बड़ी इमारतों में हम काम करते हैं, बिल्कुल, उन सब का डिजाइन भले ही किसी हाईटेक लैब में बना हो, लेकिन उनका जो असली वजूद है ना, वो जमीन, पानी, जंगलों और खदानों से ही शुरू होता है। सही कहा। और हमारी आज की इस चर्चा का मिशन भी यही है। हमें ये समझना है कि इंसान ने कैसे प्रकृति का सीधा इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करना सीखा और कैसे वो एकदम शुरुआती तरीके आज के इस ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल व्यापारिक मॉडल में बदल गए, जिसे भूगोल में प्राथमिक क्रियाएं या प्राइमरी एक्टिविटीज कहा जाता है। और अगर हम ये इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े तो पता चलेगा कि बिना इन प्राथमिक क्रियाओं के हमारे बाकी सारे सेक्टर्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, हाँ, वो पूरी तरह से ढह जाएंगे। ये ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे शुरुआती सिरा है। बिल्कुल। और रिसर्च के दौरान मुझे एक बहुत ही दिलचस्प चीज मिली जिसने मेरा ध्यान खींचा। इन प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे लोगों को लाल कॉलर श्रमिक या रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। शुरुआत में तो मुझे लगा कि शायद इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन है या कोई खतरे का निशान है। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। असल में इन्हें लाल कॉलर श्रमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो हमेशा घर से बाहर होता है। मतलब आउटडोर्स? हाँ। अच्छा, तो एसी दफ्तरों वाला काम नहीं है ये? बिल्कुल नहीं। ये लोग सीधे प्रकृति की कठोरता से जूझते हैं, चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो या खदानों का घुटन भरा माहौल। ये नाम इसी शारीरिक मेहनत का प्रतीक है। वाकई प्रकृति पर ये जो सीधी निर्भरता है वो इंसानियत की सबसे पहली अर्थव्यवस्था थी। हाँ, एकदम शुरुआत। और अगर हम उसी पहली अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमें इतिहास के सबसे पुराने पन्नों पर जाना होगा। मतलब शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना, हंटिंग और गैदरिंग, जो दुनिया का सबसे पुराना पेशा है। हाँ, और ये काम अक्सर बहुत ही कठोर जलवायु में होता था, जैसे आर्कटिक के बेहद ठंडे इलाके या अमेज़न के घने जंगल। लोग पत्थरों से शिकार करते थे। यहाँ अर्थशास्त्र के नजरिए से एक बहुत गहरी बात छुपी है। अगर हम इस शुरुआती गैदरिंग का विश्लेषण करें तो ये एक जीरो सरप्लस अर्थव्यवस्था थी। जीरो सरप्लस मतलब कुछ बचता नहीं था। एग्जैक्टली। इसमें पूंजी का निवेश लगभग शून्य था और तकनीक न के बराबर। इंसान दिन भर मेहनत करता था और शाम तक सिर्फ उतना ही जुटा पाता था जिससे बस आज का पेट भर सके। कल के लिए कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बचता था। और देखिए, जब तक कोई सरप्लस नहीं बचेगा तब तक व्यापार कैसे होगा, शहर कैसे बसेंगे? लॉजिकल है। बिना बचत के कोई आधुनिक सभ्यता बन ही नहीं सकती। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गैदरिंग का कॉन्सेप्ट आज पूरी तरह से खत्म हो गया है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बताइए। एक बहुत ही मजेदार जानकारी सामने आई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि च्युइंगम चबाने के बाद जो हिस्सा बच जाता है वो क्या होता है। हाँ, प्लास्टिक तो नहीं होता वो? नहीं, उसे चिकल कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मेक्सिको और मध्य अमेरिका में पाए जाने वाले जिपोटा पेड़ के दूध से निकाला जाता है। अरे वाह! यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये प्राचीन वनस्पति संग्रह के आधुनिक व्यापारीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब आज भी लोग जंगलों से चीजें इकट्ठा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल और औषधीय पौधे इकट्ठा करते हैं, पर अब सिर्फ अपने लिए नहीं, ग्लोबल मार्केट के लिए। कमर्शियल हो गया है सब। हाँ, जैसे पेड़ की छाल से कुनैन निकाली जा रही हैं, पत्तियों से महंगी कॉस्मेटिक्स बन रही हैं, पेड़ों के तनों से रबर और गोंद निकाला जा रहा है। तो जो काम कभी सिर्फ उस दिन का पेट भरने के लिए होता था वो आज मल्टी मिलियन डॉलर सप्लाई चेन है। बिल्कुल सही। लेकिन एक समय ऐसा भी आया होगा जब इंसान को लगा होगा कि यार सिर्फ जंगलों में भटकने से काम नहीं चलेगा। हाँ, मौसम खराब हो सकता है, शिकार कम पड़ सकता है। एग्जैक्टली। और यहीं से शायद इंसान ने अपना पहला बड़ा आर्थिक पिवट लिया। जानवरों को मारने के बजाय उन्हें पालना शुरू किया। ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था, शिकार से पशुचारण की ओर। पैस्टोरलिज्म। हाँ, इंसान ने ये समझा कि घास जैसी चीजें जिसे वो खुद नहीं पचा सकता, जानवर उसे खाकर इंसान के लिए दूध और मांस बना सकते हैं। इसी से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है
ऋतु प्रवास या ट्रांसह्यूमंस। चलवासी पशुचारण का हिस्सा। हाँ, अगर हम भारत का ही उदाहरण ले तो गुज्जर बकरवाल, गद्दी और भूटिया समुदाय सदियों से इसका पालन कर रहे हैं। गर्मियों में जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है तो ये लोग अपने जानवरों के साथ पहाड़ों की तरफ लंबा सफर तय करते हैं और सर्दियों में वापस मैदानों की तरफ लौट आते हैं। बिल्कुल, मौसम के साथ साथ एक पूरा जीवन चलता है। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं होता, टुंड्रा प्रदेशों में भी रेनडियर चराने वाले इसी तरह प्रवास करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास समझना जरूरी है। वो क्या? एक तरफ तो ये पारंपरिक चलवासी पशुचारण है जो प्रकृति के साथ चलता है, और दूसरी तरफ पश्चिमी संस्कृति से निकला एक नया मॉडल है, वाणिज्य पशुधन पालन। कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो क्या इसमें लोग जानवरों के साथ लंबी दूरियां तय नहीं करते? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से एक स्थिर व्यवसाय है। इसमें विशाल स्थायी फार्म होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। तो जानवर जरते कैसे हैं इतने बड़े इलाके में? इन फार्मों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर बाड़ लगा दी जाती है, फेंसेस। जब एक हिस्से की घास खत्म हो जाती है तब जानवरों को बाड़ के दूसरे हिस्से में भेजा जाता है। और शायद इसमें सिर्फ एक ही तरह के जानवरों पर फोकस किया जाता है ना? हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अलास्का में सिर्फ रेनडियर पाले जाएंगे। न्यूजीलैंड या अमेरिका के विशाल फार्मों में मुख्य रूप से भेड़, बकरी या गाय बैल पाले जाते हैं। मतलब सिर्फ मांस और ऊन के लिए? सिर्फ उत्पादन के लिए, जिसे प्रोसेस करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। जानवरों की बीमारियों पर करोड़ों रुपए का रिसर्च होता है यहाँ। ये तो पशुचारण का पूरी तरह से औद्योगिकरण हो गया। लेकिन इससे एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब एक तरफ इतने बड़े कमर्शियल फार्म बन रहे हैं तो उन पारंपरिक चलवासी पशुचारकों का क्या हो रहा है जो सदियों से लंबी दूरियां तय करते आए हैं? सच कहूं तो उनका अस्तित्व अब खतरे में है। उनकी संख्या लगातार घट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, आधुनिक राजनीतिक सीमाएं। पहले चरागाहों की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती थी। हाँ, लोग कहीं भी जा सकते थे। पर अब देशों के बीच तारबंदी हो गई है तो उनके पुराने रास्ते बंद हो गए। और दूसरा कारण है कि कई देश अब उन खाली जमीनों पर नई बस्तियां बसा रहे हैं या इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। बिल्कुल, चारागाह अब कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे भू राजनीति एक पूरी जीवन शैली को खत्म कर रही है। खैर, पशुओं से आगे बढ़कर अब हम उस क्रांति की बात करते हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। खेती। बिल्कुल, एग्रीकल्चर। इसके इतने प्रकार हैं कि समझना दिलचस्प है। सबसे बेसिक है निर्वाह कृषि, जिसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि उत्पादन का लगभग पूरा हिस्सा किसान का परिवार ही खा लेता है। बाजार के लिए कुछ नहीं बचता। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि का एक कॉन्सेप्ट सामने आया जिसे आम भाषा में काटो और जलाओ या स्लैश एंड बर्न कहते हैं। हाँ, किसान जंगल के एक हिस्से को काटते हैं, जलाते हैं और उसकी राख से खेती करते हैं। भारत में इसे झूमिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा और इंडोनेशिया में लादांग। नाम भले ही अलग हों, विज्ञान एक ही था। पर इसमें एक बड़ी समस्या है। कुछ सालों बाद जमीन की उर्वरता कम हो जाती है। फिर वो नई जगह चले जाते हैं। हाँ, इसे झूम का चक्र कहते हैं। पहले ये चक्र 15 से 20 साल का होता था। जंगल वापस पनप जाता था। और अब बढ़ती जनसंख्या के कारण ये चक्र घटकर सिर्फ 3 से 4 साल रह गया है। जंगलों को रिकवर होने का समय ही नहीं मिल रहा। ये एक बड़ा पारिस्थितिक संकट है। वाकई, पुरानी सस्टेनेबल चीजें आज के दबाव में कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। और पर्यावरण के इसी असर से मुझे रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर याद आ रहा है। हाँ, सोर्सेस से साफ था कि इसका सीधा संबंध यूरोपीय उपनिवेशवाद से है। आप इसे इतिहास का पहला बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट मॉडल कह सकते हैं। जब यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बनाए तो उन्होंने देखा कि वहाँ की जलवायु चाय, कॉफी और रबर के लिए एकदम सही है। तो उन्होंने विशाल बागान लगा दिए। बिल्कुल, और ये कोई साधारण खेती नहीं थी। भारी पूंजी, वैज्ञानिक मैनेजमेंट और सबसे जरूरी सस्ते मजदूरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। ऐतिहासिक रूप से देखें तो फ्रांसीसियों ने पश्चिम अफ्रीका में कॉफी लगाई, अंग्रेजों ने भारत में चाय के बागान लगाए, डचों ने इंडोनेशिया में गन्ने पर एकाधिकार जमाया। हाँ, सबने अपने अपने इलाके बांट लिए थे। और एक फैक्ट जिसने मुझे हैरान किया वो ये कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को आज भी फेजेंडा कहा जाता है। बिल्कुल, फेजेंडा शब्द आज भी ब्राजील की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। अब खेती के इस विकास में एक ऐसा विरोधाभास आता है जो बड़ा मजेदार है।
जब हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की बात करते हैं, जो अमेरिका के प्रेरीज या यूरेशिया के स्टेपीज में होती है, एग्जैक्टली, वहां मुख्य रूप से गेहूं उगाया जाता है। लेकिन पहेली ये है कि इन खेतों में प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम होता है, फिर भी प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है। ऐसा कैसे? ये सवाल अक्सर लोगों को चकरा देता है, पर जवाब तकनीक में है। अमेरिका के इन खेतों का आकार बहुत विशाल होता है, हजारों एकड़ में फैले होते हैं ये। तो वो हर पौधे पर ध्यान नहीं दे पाते होंगे? सही कहा, इसलिए प्रति एकड़ पैदावार कम होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक सारा काम मशीनों से होता है। कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीनें? हाँ, एक मशीन दिन भर में कई हेक्टेयर फसल काट लेती है। तो भले ही खेत एक छोटे शहर जितना बड़ा हो, वहां काम करने वाले मुश्किल से 4-5 लोग होते हैं। ओहो, तो जब कुल उपज को सिर्फ उन 4-5 लोगों से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति उत्पादन आसमान छूने लगता है। बिल्कुल, ये श्रम का नहीं, तकनीक और पूंजी का खेल है। बेहतरीन लॉजिक है ये। अब अगर ऐसी खेती की बात करें जहां तकनीक के साथ साथ श्रम भी बहुत लगता है, तो मिश्रित कृषि और डेयरी फार्मिंग का नाम आता है। मिश्रित कृषि में फसल और पशुपालन दोनों साथ होते हैं। और डेयरी फार्मिंग तो शायद सबसे थका देने वाला काम है। वो इसलिए क्योंकि डेयरी में कोई ऑफ सीजन नहीं होता। मतलब कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं। फसलों में तो बुआई और कटाई के बीच किसान को समय मिल जाता है, पर गाय भैंसों को तो रोज चारा खिलाना है, रोज दूध निकालना है, ऊपर से महंगी मशीनें और चारे के बड़े भंडार। बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए ये काम ज्यादातर बड़े शहरों के पास होता है ताकि ताज़ा दूध तुरंत बाजार पहुंच सके। हाँ, हालांकि अब कोल्ड चेन की वजह से दूर भी भेजा जा सकता है। बाजार और भौगोलिक स्थिति का ये रिश्ता भूमध्य सागरीय कृषि में सबसे ज्यादा दिखता है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, जो खट्टे फलों की खेती के लिए मशहूर है, विशेष रूप से अंगूर की खेती, जिसे विटिकल्चर कहते हैं। अच्छी क्वालिटी के अंगूरों से बेहतरीन वाइन बनती है और हल्की क्वालिटी वाले अंगूरों से मुनक्का या किशमिश। यहाँ जो ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे शानदार उदाहरण है, वो ये है कि जब सर्दियों में यूरोप और अमेरिका में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तब यही क्षेत्र उनकी मांग पूरी करता है। मतलब ये ग्लोबल नॉर्थ के लिए सर्दियों का फूड बास्केट बन जाता है। बिल्कुल। बाजार और खेती के इसी रिश्ते में मुझे एक शब्द मिला, ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग। पहले तो मुझे लगा कि क्या खेतों में ट्रक बनाए जा रहे हैं। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन असल में ये खेती की लॉजिस्टिक्स का शानदार उदाहरण है। जिन खेतों में सिर्फ बाजार में बेचने के लिए ताज़ी सब्जियां उगाई जाती हैं, उन्हें ट्रक फार्मिंग कहते हैं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि खेत और बाजार के बीच की दूरी उतनी ही होती है जितनी एक ट्रक रात भर में तय कर सके, ताकि सुबह सुबह ताज़ी सब्जियां शहर पहुंच जाएं। एकदम सही। अब ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर सोर्सेज में खेती के 2 बहुत महत्वपूर्ण मॉडल दिए गए थे, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पर इनमें एक बहुत गहरा वैचारिक अंतर है, ओनरशिप का अंतर। कैसे? सहकारी कृषि या कोऑपरेटिव फार्मिंग में किसान अपनी इच्छा से एक संस्था बनाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसानों का अपनी जमीन पर मालिकाना हक बना रहता है। वो जमीन नहीं छोड़ते? नहीं, वो सिर्फ थोक में सामान खरीदने या उपज बेचने के लिए साथ आते हैं। डेनमार्क में ये मॉडल इतना सफल है कि लगभग हर किसान किसी न किसी कोऑपरेटिव का सदस्य है। लेकिन सामूहिक कृषि या कलेक्टिव फार्मिंग की विचारधारा एकदम अलग है ना? हाँ, वो पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण पर आधारित है, जैसे पूर्व सोवियत संघ का कोलखोज मॉडल। इसमें किसानों से उनकी जमीन ले ली जाती है। तो वो मजदूर बन जाते हैं अपनी ही जमीन पर? बिल्कुल, सब मिलकर एक विशाल सरकारी खेत पर काम करते हैं। उपज के दाम भी सरकार ही तय करती है। ये पूरी तरह से एक टॉप डाउन अप्रोच थी। काफी सख्त मॉडल था वो। खेती और पशुपालन के इस लंबे सफर के बाद अब हम चर्चा के अंतिम चरण में आते हैं, जो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होता है। खनन या माइनिंग। इतिहास को देखें तो खनिजों का इस्तेमाल पहले बहुत सीमित था, औजार या बर्तन बनाने तक। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई औद्योगिक क्रांति। कारखानों के लिए कोयला और लोहा चाहिए था। और आज तो हम खनिजों के बिना अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। कंप्यूटर की चिप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी तक सब कुछ माइनिंग पर टिका है। माइनिंग के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला है धरातलीय या ओपन कास्ट माइनिंग। जब खनिज सतह के पास होते हैं तो बस ऊपर की मिट्टी हटाकर निकाल लेते हैं। ये सस्ता और सुरक्षित होता है। पर सारे खनिज इतने ऊपर तो नहीं मिलते। नहीं, जो बहुत गहराई में होते हैं उनके लिए भूमिगत खनन या शाफ्ट माइनिंग की जाती है।
सीधे नीचे खदानें खोदी जाती हैं, सुरंगें बनती हैं। और ये बहुत खतरनाक होता है। जानलेवा होता है। जहरीले गैसों का रिसाव, अचानक आग लग जाना या खदान की छत धंसने का डर हमेशा रहता है। अगर हम खदानों के इस खतरे को एक बड़े परिदृश्य से देखें तो एक बहुत ही परेशान करने वाला जियोपॉलिटिकल पैटर्न दिखता है। ये आज के ग्लोबल इकोनॉमी की बहुत कड़वी सच्चाई है। विकसित देश अब धीरे धीरे अपने यहाँ माइनिंग बंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों? खनिजों की तो उन्हें बहुत जरूरत है। जरूरत है, पर उनके यहाँ मजदूरों की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेबर कॉस्ट, सुरक्षा के कड़े नियम हैं, इसलिए वो ये काम उन देशों में आउटसोर्स कर रहे हैं जहां लेबर सस्ती है और सुरक्षा के नियम लचीले हैं। इसका सीधा असर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के विकासशील देशों पर पड़ रहा है। बिल्कुल, उनके पास लेबर है और उन्हें पैसा चाहिए। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों की तो आधी राष्ट्रीय आय सिर्फ माइनिंग से आती है। वो कच्चा माल भेजते हैं और वही माल महंगे गैजेट्स बनकर वापस उनके बाजारों में आ जाता है। यही ग्लोबल इकोनॉमी का सच है। चलिए, आज के इस गहन विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को समेट लेते हैं। हमने देखा कि इंसान ने एक जीरो सरप्लस स्थिति में जंगलों से शिकार करने से शुरुआत की, फिर जानवरों को पाला, खेती के अलग अलग रूप देखे। हाँ, काटो और जलाओ से लेकर बड़े कंबाइन हार्वेस्टर मशीनों तक, और अंत में जमीन की गहराइयों से खनिज निकालने का सफर। ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं जो आज भी हमारे इस आधुनिक दुनिया की रीढ़ें हैं। आपने सफर को बहुत अच्छे से समेटा, पर इस चर्चा का अंत में एक ऐसे सवाल के साथ करना चाहूंगी जो हमें भविष्य पर सोचने को मजबूर करता है। वो क्या है? आज विकसित देश महंगी लेबर और नियमों से बचने के लिए माइनिंग जैसे मुश्किल काम विकासशील देशों के भरोसे छोड़ रहे हैं। सही बात है। लेकिन जब भविष्य में इन विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी मजबूत होंगी, वहां भी लेबर महंगी हो जाएगी और सुरक्षा नियम सख्त होंगे, तब दुनिया की इन बुनियादी जरूरतों के लिए सस्ता कच्चा माल कौन निकालेगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या तब हमारी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन एक बड़े संकट में नहीं आ जाएगी? ये वाकई एक ऐसा गहरा विचार है जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए। जब सस्ती लेबर का विकल्प ही खत्म हो जाएगा, तब ये $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? इसी गंभीर और विचारणीय नोट के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।